नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। साल 2008 में हुआ आरुषि हत्याकांड तो आपको याद ही होगा, जिसका अंत सवाल पर ही खत्म हो गया। लेकिन साल 1999 में हुए मशहूर मॉडल जेसिका लाल हत्याकांड में तो आरोपियों की बरी होने का जो सिलसिला चला, उसे भला कौन भूल सकता है। इस केस में आम आदमी की हिम्मत और मीडिया की ताकत ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ऐसा ही कुछ मामला साल 2012 में सामने आया था, किरण नेगी हत्याकांड। इस मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक माँ, एक भाई, एक परिवार इंसाफ की आस में लगा रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से चौंका देने वाला फैसला सामने आया। किरण हम शर्मिंदा हैं, तेरे खातिर जिंदा है। साल 2012 में अपहरण, गैंगरेप और मर्डर। बेटी के लिए 10 साल तक इंसाफ की लड़ाई। किरण हम शर्मिंदा हैं। हत्याकांड पर दंग रह गई थी निचली अदालतें। सबूतों को लेकर परिजनों की रही शिकायतें। किरण हम शर्मिंदा हैं, तेरे खातिर जिंदा है। आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी। इंसाफ की उम्मीदें रह गई धरी की धरी। जघन्य हत्याकांड का जिम्मेदार कौन? आखिर किरण नेगी को किसने मारा? नो वन किल्ड किरण। किरण हम शर्मिंदा हैं, तेरे खातिर जिंदा है। तो किरण नेगी हत्याकांड को लेकर देश में गुस्सा है। निचली अदालतों ने जो फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे पलट दिया है। तीनों आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इस हत्याकांड को लेकर सवाल कई हैं, जिसका जवाब जिम्मेदारों के पास भी नहीं है। गैंगरेप भी हुआ और हत्या भी हुई, लेकिन हैवान कौन, कातिल कौन, इस पर सारा मामला आकर रुक गया। क्या किरण नेगी को इंसाफ मिलेगा, सवाल ये भी है। किरण हम शर्मिंदा हैं। किरण, ये पर्याय है रोशनी की लकीर का। ये नाम है एक उम्मीद का। लेकिन उम्मीदों का कत्ल होना और पंख लगने से पहले ही खत्म हो जाना क्या होता है, कोई एक माँ से पूछे। जिसको दरिंदों के लिए फांसी के इंसाफ की आस थी, वो बरी हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं किरण नेगी गैंगरेप हत्याकांड की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को बदलकर दोषियों को बाइज्जत बरी कर दिया। किरण नेगी के साथ जिस तरह से गैंगरेप के बाद उसकी आंखों को पेचकस से फोड़ने के बाद उसकी आंख और कान में तेजाब डाल दिया गया, शराब की बोतल उसके गुप्तांग में डालकर फोड़ दी गई। जिस तरह से किरण नेगी के साथ हैवानियत हुई, उसके बाद तो आरोपियों को मौत की सजा सुनानी चाहिए थी, लेकिन आरोपियों को सजा देने की बजाय उन्हें बरी कर दिया गया। नो वन किल्ड किरण नेगी। सुप्रीम कोर्ट से आरोपियों के बरी होने के बाद उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश भर में गुस्सा है। दिल्ली से लेकर देहरादून तक किरण को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर बरी हुए आरोपियों ने किरण नेगी को नहीं मारा, तो किरण नेगी के गुनहगार कौन है? सीएम धामी ने किरण के माता पिता से बात कर उन्हें इंसाफ दिलाने की हर संभव कोशिश करने का आश्वासन दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में पुलिस की जांच में आई कमियों को दूर करने के लिए पुनर्याचिका पर भी विचार किया जाएगा। अब पूरा देश इस बेटी को इंसाफ दिलाना चाहता है, ताकि उत्तराखंड की इस बेटी को न्याय मिल सके। हैवानियत की दास्तान इतनी घिनौनी थी कि पूरा देश हिल गया था। मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस की सियासत को इस हत्याकांड से किरण की उम्मीद दिख रही है। तभी तो मामले में
आरोपियों को बरी करने के फैसले और पीड़ित की आत्मा की शांति के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कैंडल मार्च निकाला और कहा कि न्यायपालिका के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन सवाल है कि आखिर कौन है हत्यारा? कोई तो होगा कातिल। एक लड़की का 3 लोग अपहरण करते हैं। वह अपने माँ बाप भाइयों, छोटे भाइयों को पालने के लिए नौकरी करने जाती थी, उसका अपहरण होता है। 3 दिन तक उसके साथ गैंग रेप होता है, फिर उसकी आंखें फोड़ने के लिए तेजाब डाला जाता है और फिर उसके गुप्तांगों में जो है कांच ठूसा जाता है। कितने दर्दनाक मौत उस लड़की को दी गई। हम न्याय की गरिमा हम सबको उसको हम प्रणाम करते हैं। उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना हम कोई टिप्पणी करना चाहते हैं, मगर उस आत्मा से हम ये कहना चाहते हैं कि हम सब लोग इस बात से बहुत गमजदा हैं, शर्मिंदा हैं कि तुम्हारे कातिल जिंदा है। और हम लोगों को यही डर अब कांग्रेस के कैंडल मार्च पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने पलटवार किया और कहा कि हरीश रावत उम्र के जिस पड़ाव पर हैं वो बौरा गए हैं। कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, लेकिन अभी हमारे पास अपील का ऑप्शन मौजूद है। और हरीश रावत तो सुबह कुछ बोलते हैं और शाम को कुछ और। जी, मैंने आपसे कई बार कहा कि हरीश रावत जी उम्र के जिस मोड़ में हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो बौरा गए हैं, जिसे कहते हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों की आदत है कि बोलना है। मामला बेहद संवेदनशील है, लिहाजा सीएम धामी ने भी किरण नेगी केस में परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम धामी ने खुद किरण के पिता कुंवर सिंह नेगी से फोन पर बात की। हाँ, नमस्कार नेगी जी, कैसे हैं? हम लोग सब लोग आपके साथ हैं और मैंने इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में वकील आप लोगों की तरफ से कर रही थी चारू खन्ना जी ना, चारू खन्ना जी से भी मेरी बात हुई है। मैंने उनको भी बात की है और हमारे जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उनसे भी बात करी थी। इसमें हम लोग सब लोग साथ में हैं, पूरे उत्तराखंड की सरकार आपके साथ है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने किरण केस के तीनों आरोपियों को बरी कर दिया है, लेकिन एक बात तो सच है कि किरण के साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात हुई थी और उसकी हत्या भी की गई थी। ऐसे में कोई तो दोषी होगा, कोई तो कातिल होगा, या फिर इस मामले का हस्र भी नो वन किल्ड जेसिका की तरह ही होगा। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको बताते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, कैसे एक परिवार की उम्मीदों की किरण का गला घोट दिया गया, कैसे किरण के साथ हैवानियत के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। अदालती कार्रवाई में फांसी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से सजायाफ्ता 3 आरोपी कैसे बरी हो गए, देखिए। किरण नेगी हत्याकांड वैसे तो 10 साल पुराना है, लेकिन इसकी टीस परिजनों को आज तक बेधती है। दरअसल किरण नेगी छावला के कुतुब विहार इलाके में अपने माँ बाप और छोटे भाई बहन के साथ रहती थी और घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से किरण गुड़गांव में नौकरी करती थी। आपको बता दें कि किरण एक जिम्मेदार लड़की थी, इसलिए किरण नेगी अपने घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए और अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाने के लिए नौकरी करने लगी। किरण हर रोज जब गुड़गांव से नौकरी करके अपने घर आती तो 20 मिनट के रास्ते को वो जल्दी जल्दी चल के तय करती थी, क्योंकि कई बार काम से घर आते समय अंधेरा हो जाता था। और 9 फरवरी को किरण नेगी जब गुरुग्राम से अपने घर आ रही थी, उसी दौरान रास्ते में से किरण को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया। वो 9 फरवरी 2012 की शाम थी। किरण रोजाना की तरह काम से घर लौट रही थी। सूरज डूब चुका था और बस से उतरते ही किरण के कदम भी धीरे धीरे तेज हो गए थे। तभी एक लाल रंग की इंडिका कार आके किरण के पास रुकी और उसे किडनैप कर लिया गया। हरियाणा ले जाकर किरण के साथ 3 दिन तक गैंग रेप किया गया।
वो रहम की भीख मांगती रही, लेकिन दरिंदों का दिल नहीं पसीजा। उस दिन भी काम से निकली किरण शाम को घर नहीं लौटी तो परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद 16 फरवरी को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की बेटी का शव हरियाणा के रेवाड़ी में मिला, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की और 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली की निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट ने इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस मानते हुए तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुना दी, लेकिन 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने सजा को पलटते हुए आरोपियों को बरी कर दिया, जिसमें अब सवाल सुप्रीम कोर्ट के सरकारी वकीलों पर उठने लगे हैं कि क्यों सही से पैरवी नहीं हुई और अब मामले में जनता में एक आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। देखिए, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो 3 जजेस की बेंच ने इसमें ये जो ऑर्डर पास किया है, इसमें अंकित किया है पैरा 36 में कि निचली अदालत में सत्य पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं हो सका। जो सत्य नहीं पूरी तरह से जो बाहर नहीं आ पाया है, मैं समझता हूँ इसमें सरकारी वकील जो हैं उनको जो पुलिस ने साक्ष्य दिए हैं उनको पूरी तरह से पुष्ट नहीं करा पाए हैं। वो नेगेटिव समाज में, परिवार में पूरे, और एक इवन जो महिलाओं में भी एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट उसका है कि ये तो कहीं ना कहीं बहुत जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, जो हमारी बच्चियां आज पढ़ लिख करके काम करना चाहती हैं। अब अंकिता का केस देख लीजिए, तो आदमी तो ये सोचेगा फिर घर से बाहर ना जाए, घर ही में रहे, वो काम कैसे करे। फिलहाल परिजनों को अभी भी इंसाफ की आस है, क्योंकि अपील की एक आखिरी उम्मीद उनके पास है, लेकिन समझने और सोचने वाली बात तो ये है कि आरोपियों को बरी करने के पीछे सुप्रीम कोर्ट में कुछ तो वजह जरूर रही होगी। यह फैसला परिजनों के लिए जहां एक सदमे जैसा है, तो वहीं सरकारी मशीनरी की कार्यशैली पर किसी बदनुमे दाग से कम नहीं है, क्योंकि कोई तो कातिल होगा जिसे सलाखों के पीछे होना चाहिए था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंकिता भंडारी मर्डर केस में राज्य सरकार ने जो रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल की है, उसमें एसआईटी ने कहा है कि फॉरेंसिक साक्ष्य नहीं मिला है और साक्ष्य के नाम पर सिर्फ बैग और लॉकेट मिला है। इस पर याचिकाकर्ता ने सवाल उठाए कि आरोपियों के मोबाइल भी एसआईटी कब्जे में नहीं ले सकी है। वहीं हाईकोर्ट ने अंकिता के माता पिता की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को आदेश दिया है कि अगर उनके पास कोई साक्ष्य हैं तो कोर्ट में दाखिल करें और सीबीआई जांच को लेकर दाखिल याचिका में अपना प्रति शपथ पत्र दाखिल करें। और हमने कोर्ट के सामने रखी वो एसआईटी की रिपोर्ट, जिसमें एसआईटी ने कहा है कि जो डिमोलिश साइट थी, जो ध्वस्त किया था, खासकर अंकिता का कमरा टारगेटेड रूप से ध्वस्त हुआ था, वहाँ से उन्होंने एसआईटी ने कोई भी फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करने में नाकाम रही है, नंबर 1। दूसरा, एसआईटी रिपोर्ट, इस स्टेटस रिपोर्ट इस बात का खुलासा करती है, कहती है कि मुख्य अभियुक्त और अंकिता का मोबाइल भी वो रिकवर करने में नाकाम रहे हैं। आगरा में दबंगों ने छात्र को जमकर पीटा है। कोचिंग में घुसकर जमकर छात्र को पिटा गया है और पिटाई का सीसीटीवी फुटेज भी अब लगातार वायरल हो रहा है। 5 नामजद और अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। थाना न्यू आगरा इलाके का ये मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर छात्र की जमकर पिटाई की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। डेंगू को लेकर सीएम योगी ने बैठक ली है। हर जिले में बनेंगे डेडिकेटेड हॉस्पिटल, बेहतर सर्विलांस जरूरी है, ये बात भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई है। और घर घर स्क्रीनिंग करवाएं, सीएम योगी ने यह भी कहा है। अस्पताल में हर मरीज को बेड मिले, ये भी सीएम योगी की ओर से कहा गया। डेंगू टेस्टिंग और बेहतर करें, ये तमाम बातें मुख्यमंत्री ने कही हैं। अब एक्शन मोड में मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। तमाम अधिकारियों को लगातार निर्देशित किया जा रहा है।
गोरखपुर में बड़ी संख्या में पड़ोसी राज्य बिहार के मरीज अपना इलाज कराने के लिए आते हैं और यहां पर आने पर जब उनको बेहतर सुविधा मिलती है तो उनका दर्द भी छलककर सामने आ जाता है। जिला अस्पताल में डेंगू का इलाज करा रहे बिहार के सिवान जिले के अगौता गांव के रहने वाले एक मरीज का कहना है कि गोरखपुर में इंतजाम बेहतर है, बिहार में स्वास्थ्य सेवा के नाम पर कुछ भी नहीं है। जिले में भले ही लगातार डेंगू के मरीज मिल रहे हों, लेकिन जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उस पर सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, पूरा मंडल और साथ ही बिहार के भी कुछ जिले निर्भर हैं। बड़ी संख्या में बिहार के मरीज गोरखपुर आते हैं और वो यहाँ से इलाज करा के जाते हैं। हमारे साथ एक हैं भाई साहब, कहाँ से आए हैं? जी मैं सिवान जिले के अंगोता गांव का हूँ, बिहार से। बिहार के सिवान से हैं आप? तो यहाँ क्या हुआ है, कब से भर्ती हैं आप? हम 10 तारीख को 2 बजे रात को आए हैं। तो इलाज कैसा चल रहा है यहाँ पे? यहाँ का इलाज तो कहने लायक योग्य नहीं है, बहुत बढ़िया है, जितना भी तारीफ करे बहुत कम पड़ेगा, बहुत अच्छा है। क्या वहाँ पे नहीं है क्या इलाज? ना, वहाँ का स्थिति ठीक नहीं है, वहाँ का हॉस्पिटल का कोई मान्य नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, वो एक स्टोर है, गोदाम है, हॉस्पिटल नहीं है। क्या कहेंगे नीतीश बाबू और तेजस्वी को आप? तेजस्वी तो नए चेहरा है, अभी तो फिलहाल आए हुए हैं, आगे देखिए क्या करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में तो बहुत दिन से 15 साल से लोग देख रहे हैं, कुछ नहीं है नीतीश कुमार के पास। नीतीश कुमार माने कुछ नहीं। तो आना चाहिए उनको गोरखपुर देखने के लिए। हाँ, डेंगू हो जाए तो आना चाहिए। अगर उनको डेंगू हो जाए तो वो आए और इस हॉस्पिटल में एडमिट हो, बाबा जी के हॉस्पिटल में, तब देखे कि यहाँ बाबा जी के हॉस्पिटल में कैसी व्यवस्था है। इससे आधा परसेंट मतलब 50% वहाँ व्यवस्था कर दिया जाए तो बेटर रहेगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, लखनऊ में जम्मू के पूर्व सीएम अब्दुल्ला से मुलाकात की है। अखिलेश यादव ने फारूक अब्दुल्ला के साथ की मुलाकात हुई है। अखिलेश के आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है, मंथन किया गया है और इस दौरान और भी कई लोग मौजूद रहे। ये मुलाकात अखिलेश यादव और फारूक अब्दुल्ला के बीच हुई है। तीसरा मोर्चा जो बनने जा रहा है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, उसी के मद्देनजर इस मुलाकात को काफी अहम, काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वो मेरे बहुत करीब थे, मैं उनको बहुत सालों से जानता था। जब इन्हें वजीर आज़म भी बनना था उस वक्त भी मैंने बड़ी कोशिश की थी कि ये प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, वो नहीं हुआ। और मेरे साथ ये पार्लियामेंट में बैठते थे। आज भी जब ये पार्लियामेंट शुरू हुई तो इनकी सीट मेरे साथ थी। मैं जब उनका निगम हुआ मैं नहीं आ सका। आज मैं इनके घर आया, अपनी तरफ से, अपने बेटे की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से इनसे शोक मनाया मैंने और उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना की कि वो वहाँ पे जहाँ हैं वहाँ सुखी रहे और प्रभु उनको स्वर्ग में जगह दे। आपने प्रधानमंत्री लफ्ज़ इस्तेमाल किया सर, क्या नई पीढ़ी में अखिलेश यादव जी जैसा कोई ऐसा मटेरियल आपको उनमें नजर आता है कि वो थर्ड फ्रंट की अगुवाई या फिर उसमें कोई भूमिका अदा कर सकते हैं? देखिए, ये तो मैं आपके सामने कह नहीं सकता। ये तो आगरा में हाथीघाट यमुना किनारा रोड से एतमादौला को जोड़ने वाले अम्बेडकर पुल अब एक बार फिर से जर्जर कंडीशन में नजर आ रहे हैं। आरसीसी का लिंटर खुलने से सरिया अब नजर आने लगी है। 4 इंच से ज्यादा बड़ी दरारें और 12 इंच से ज्यादा सरिया दिखाई दे रहा है। इस पुल से हर दिन 20,000 से ज्यादा 2 पहिया और 4 पहिया वाहन निकलते नजर आ रहे हैं। लिंटर में आई दरार से सरिया दिखने से इस पुल से निकलने वालों में दहशत है और किसी हादसे की आशंका है। निकल जाते हैं। अब गुजरात के मोरबी में ब्रिज हादसे के बाद यूपी में कहा गया है ऐसा कि सब जगह के पुल का निरीक्षण कर लिया जाए। सीएम योगी के सख्त आदेश हैं, लेकिन ताज के शहर आगरा में 650 मीटर लंबा ये अम्बेडकर पुल है और इसकी हालत आप देखिए कि इतना गैप है इस पुल में। आप ये गैप देख सकते हैं कि अगर कोई राहगीर पैदल जा रहा हो तो उसका पैर नीचे चला जा सकता है इसमें। तो ये खतरनाक है बेहद,
और जगह जगह इस पुल में सरिया भी निकली हुई है। लेकिन ये स्थिति बेहद खतरनाक है। हालांकि अब जो है इसे भारी वाहनों के आवागमन के लिए रोक दिया गया है। तो ये 650 मीटर लंबा जो पुल है, इसका शिलान्यास 2008 में बसपा की मुखिया जो है, तब सीएम थी मायावती, उन्होंने किया था। और 2010 में 30 करोड़ की लागत से बनने वाले इस पुल को आवागमन के लिए खोल दिया गया था। करीब 15,000 वाहन आवागमन करते हैं इस ब्रिज से, और ये ब्रिज महताब बाग के पास स्थित है। लेकिन ये इसी से होकर के लोग एक्सप्रेसवे भी निकल जाते हैं। अब ब्रिज की दूसरी तस्वीर आप देखिए कि यहाँ तमाम सरिया निकल आई है इस पुल की, अंबेडकर पुल की। और यही यमुना पर बना पुल बेहद महत्वपूर्ण है। और तमाम लोग जिस तरह से यहाँ अपनी जान जोखिम में डाल के आवागमन करते हैं, तो ऐसे में ज़रूरत इस बात की है एक बार इस पुल की मॉनिटरिंग की जाए, ताकि मोरबी जैसा हादसे की पुनरावृत्ति ताज के शहर आगरा में न हो सके। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। उत्तराखंड के युवाओं को अब रोजगार से जोड़ने के लिए ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी तक प्रदेश में एक भी ड्रोन स्कूल नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में प्रदेश के सभी जिलों में ड्रोन स्कूल खोलने की तैयारी है। और प्रदेश में खुलने के लिए ये जो ड्रोन स्कूल हैं, इसके लिए ट्रेनर्स को भी ITDA तैयार कर रहा है। हाथों में रिमोट लिए ये वो युवा हैं जिन्होंने ड्रोन इंडस्ट्री में काम करने के लिए ट्रेनिंग ली है। और आज ये युवा देश ही नहीं, विदेशों में भी अपने इस हुनर को बिखेरने के लिए तैयार बैठे हैं और हाल फिलहाल प्रदेश में खुलने वाले ड्रोन स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं। इन युवाओं का मानना है कि आज के दौर में ड्रोन इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है और आने वाले समय में विभागों के अलावा ड्रोन इंडस्ट्री से युवाओं को रोजगार मिलेगा। प्रदेश एक आपदाग्रस्त राज्य है, यहाँ पर ड्रोन पायलटों की अधिक आवश्यकता है। इंडिया में तो बहुत अभी स्कोप है, स्पेशली एग्रीकल्चरल ड्रोन्स जो बनाते हैं, दे कैन कैरी अप टू 40 लीटर तक का पेस्टिसाइड यूज़ करके, GPS मैपिंग यूज़ करके वो स्प्रे करते हैं। बहुत सारा एरिया एक ही बार में कवर हो जाता है। Basically there are two types of drones. One is freestyle, where you can put a GoPro and record your own freestyle moves and all, and other is the race drones. So basically this is a race drone event. So we have to make a race drone particular fire which is very lightweight. देश में अभी तक 32 ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर हैं, जबकि ड्रोन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड अकेले 13 ड्रोन स्कूल खोलने जा रहा है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।